बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको आई का टॉपिक कवर करवाया है कंप्लीट फ्रॉम सीमेट पोर्शन आई में से था ब्लाइंडनेस का टॉपिक। अब इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। जहाँ पे हमने पहले पढ़ी थी ना, वहाँ पे डिवीजन की हुई है ब्लाइंडनेस में कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या कॉज है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्या कॉज है। ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस की वर्ल्ड वाइड वो होती है कैटरेक्ट। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है विच इन्फेक्शियस एजेंट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्रैकोमा। ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने इसका बताया था आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। ये तो पहले वैसे आपने, क्योंकि मैंने इसमें याद करवाया था कि ये इसका एजेंट है, कॉजिटिव एजेंट। बट अगर एमसीक्यू में देखें आपको बिल्कुल ना पता हो इसका क्या आंसर था, तो सबसे पहले ना एक्सक्लूजन मेथड से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये सारे उन एमसीक्यूज़ के लिए अप्लाई करना आपने जिसमें आपको नहीं पता कि क्या ऑप्शन ठीक है। अब स्टेफलोकॉकस ऑरियस, आपको इस नेम से ट्रैकोमा तो पता है ना। सबसे पहले आप वही चीज़ देखेंगे ना। अब स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया में नहीं आएगा, एच इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, इनमें से कोई भी टॉप हो सकता है ऑप्शन इसका। लेकिन ट्रैकोमैटिस में एज इट इज़ ट्रैकोमा का वर्ड आया हुआ है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। अब ये तो एजेंट्स थे, सॉरी वो ऑर्गेनिजम्स के नेम थे। इसके अलावा कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं ना जिसमें 4-5 ऑप्शंस हों, तो आप एक्सक्लूड करते होते हैं। सबसे पहले कि जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है उस ऑप्शन को निकाल दें। इसमें तो इस तरह का कोई सीन नहीं ना था। आपको ऑर्गेनिज्म जाएंगे, आपको पता है कि वो क्या कॉज करवाते हैं, आपको नहीं पता। और इसमें हमें नेम से ज़रा हिंट मिल गया। जो बाकी है ना उसमें आपने देखना होता है कि सपोज एक एमसीक्यू में डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप उसको निकाल दें। फिर आपको लगता है कि बी भी नहीं हो सकता, आप उसको एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा सी भी नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज 4 ऑप्शंस थे ना, 4 ऑप्शंस में से कोई आप एक लगाते हैं तो आपका सही होने का चांस 25% है। अब वही आप अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको नैरो डाउन कर लिया आपने। अब उस एमसीक्यू का ठीक होने का चांसेस, अगर आप 2 ऑप्शन में से चूज़ करते हो तो आपके पास 50% चांस है कि आप वो एमसीक्यू ठीक अटैम्प्ट करते हो। चलो ये तो एक जनरल बात होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग अडल्ट्स एजेड 20 से 74 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेनली डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉमन होती है, और इस एज ग्रुप में भी कॉमन है। अब सिर्फ इसका एक इस हिंट से याद रख सकते हैं आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, मोस्टली इनमें जो बाकी चीज़ों का जैसे कैटरेक्ट, ग्लॉकोमा वगैरह की ट्रीटमेंट, जो एक चीज़ हो जाती है जैसे कोई भी बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे प्रॉपर्ली इतना ट्रीट नहीं करते। पहले तो लोग डॉक्टर के पास आते ही बहुत लेट हैं, और तब तक ना बहुत लॉस हो चुका होता है। तो वहाँ पे जो एक नेचुरल चीज़ है ना कि डायबिटीज़ की वजह से हम रेटिनोपैथी है वो काइंड ऑफ ना कह लें ज़्यादा प्रिवेल करती है कि बाकियों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको इतने हद तक कंट्रोल इस पर नहीं है, तो वो मेन काज ऑफ ब्लाइंडनेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैटरेक्ट्स? हाई ब्लड प्रेशर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी लाइट, विटामिन ए डेफिशिएंसी, स्मोकिंग। तो ये सारे के सारे ना रिस्क फैक्टर्स हैं कैटरेक्ट के। अच्छा, आप लोगों को लाइक हम 4th ईयर में तो कैटरेक्ट वगैरह सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल से पढ़े हैं, आपको तो थोड़ा सा बताया था। तो काइंड ऑफ काफ़ी कुछ ना आपको इसमें याद रखना पड़ना है कि अच्छा इससे भी होता है, इससे भी होता है। तो इस एमसीक्यू से आपको याद करना ही पड़ना है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कैटरेक्ट, यूवी लाइट की में एक्सपोजर ज़्यादा है तो आई डिजीज़ होगी, स्मोकिंग से आई डिजीज़ होगी, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होगी, हाई ब्लड प्रेशर से होगी। तो मैंने पिछले सारी एक रीजंस बताई थी कि नॉर्मल काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में भी आते हैं, आई डिजीज़ में भी आते हैं। तो कैटरेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ आई डिजीज़ ना, आई डिसऑर्डर है, तो उसकी ये सारी अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकती हैं। कैटरेक्ट था क्या? एनी ओपेसिफिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन, नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस के क्रिस्टलाइन लेंस में कहीं भी कोई ओपेसिफिकेशन हो जाती है, कोई जो उसका क्लियर फ्लूइड था क्रिस्टलाइन जो था, वहाँ पे सपोज प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, अब वो पर्सन प्रॉपर्ली देख नहीं सकता और वहाँ पे वो कैटरेक्ट बन जाता है, या जिसे आप सफ़ेद मोतिया कहते हैं। उसके बाद है विच स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब विटामिन ए डेफिशिएंसी हो रही है तो जाहिर है आप इसी को ट्रीट करेंगे। आप क्या करेंगे कि विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा रूटीन विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। अब मैंने इसको देखे बगैर ही बताया था और वो एग्जैक्ट वही ऑप्शन निकला है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। मज़ा आता है वैसे इस तरह कुछ हो ना, आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो तो आपको ऑप्शन पहले पता हो। इसका आपको भी यकीनन पता होगा सबको कि जब विटामिन ए की कमी है तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो आपने उसके सप्लीमेंट्स देने होते हैं। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन
व्हाट डज द सेफ वर्ड स्ट्रेटजी स्टैंड्स फॉर। अच्छा ये पीछे टेक्स्ट में नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया हुआ था, ये सेफ जो सा है ना वर्ड, ये इसमें ये कैपिटल में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हर जो सा है SAFE, ये सारे जो से स्टैंड्स फॉर कंप्लीट वर्ड, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब सेफ ना कम्युनिटी मेडिसिन के रिस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रिवेंशन मैंने आपको बताया कि मेनली होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें ना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का वर्ड बिल्कुल एंड पे है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में सबसे पहले जो E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट और F फॉर फेशियल क्लीनलीनेस, कि ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है कि आपने अपने मुंह को साफ़ रखना है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, उसको साफ़ रखना है। A स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक्स एंड S स्टैंड्स फॉर सर्जरी। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एंटीबायोटिक्स आते हैं और S वाले में सर्जरी आता है। प्राइमरी में ना मेनली डिजीज़ वो मेडिकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्राइमरी में यहाँ पे भी ना वैसे मेडिकेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, मैं तब भी देख रही थी कि प्राइमरी में मेडिकेशन नहीं होती। प्राइमरी में ना हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई इंटरवेंशंस हों या फिर वैक्सीनेशन प्राइमरी हेल्थ केयर में आती है, मेडिकेशंस नहीं आते, मेडिकेशन सेकेंडरी लेवल पे चली जाती होती हैं। तो सेकेंडरी में आ गया एंटीबायोटिक्स और थर्ड पे आ गया सर्जरी। उसके बाद है विच, अब इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। के जो दोनों पार्ट है ना फेशियल क्लीनलीनेस एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में, एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और सर्जरी थर्ड टर्शियरी पे आ जाती है या लास्ट लेवल। विच पॉपुलेशन ग्रुप इज़ एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लॉकोमा। ग्लॉकोमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एल्डरली पॉपुलेशन में, जितने ओल्डर पॉपुलेशन होगी उनके अंदर ग्लॉकोमा ज़्यादा होता है। विच प्रिवेंटिव मेजर इज़ लीस्ट लाइकली टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन किस चीज़ से उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा, कि स्मोकिंग कम कर दें या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें या UV लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। वैसे तो ये सारे ऑप्शंस ही ठीक लग रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, लेकिन आपने इनमें से बेस्ट चूज़ करना है। अब आई में जो डिजनरेशन हो रही है एज रिलेटेड, वो मेनली ना ब्लड शुगर से होता है। मैंने आपको बताया जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो अगर वो इंसान अपनी शुगर को कंट्रोल करे तो वो बहुत सी आई डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। एंड इट्स वन ऑफ देम के मैक्यूलर डिजनरेशन प्रिवेंट होगी अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ने क्या करना है कि उन्होंने लोगों को अवेयरनेस देनी होती है, और CMED के ना सारे टॉपिक्स इसी चीज़ पर इसी चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि उनका मेन एम ये होता है कि बीमारी होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए। तो वो अवेयरनेस देते हैं या फिर वो वैक्सीनेशन करते हैं और वो कम्युनिटी को ना उस डिज़ीज़ को ओवरऑल कम्युनिटी में से ख़त्म करते हैं। अब उन्होंने क्या करना है, प्राइमरीली प्रोवाइड सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं, ये सर्जन्स का काम है, ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का काम नहीं है। द मेन फोकस इज़ ऑन प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, ये भी नहीं, ये जो है MBBS डॉक्टर्स जो मेडिकेशंस हैं वो मेडिसिन फील्ड उसका काम है, ये सर्जन्स का काम है, ये मेडिसिन में। दे एजुकेट द कम्युनिटी और एजुकेट द कम्युनिटी और प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अर्ली डिटेक्शन। ये सही है कि उन्होंने एजुकेट करना है कम्युनिटी को और प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है और अर्ली डिटेक्शन करनी है थ्रू डिफरेंट वेज, स्क्रीनिंग वगैरह के थ्रू करते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, ये गलत है। दे ओनली वर्क इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, ये भी सही नहीं है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा वो मैं कल बताई थी ना वीडियो में कि एक चीज़ ये भी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लेंथी लिखा होता है वो ठीक होता है। तो अगेन वही चीज़ है, तो मैं कहती हूँ जिस एग्जामिनर ने इतना लंबा लिखने की कोशिश की है, मुशक्क़त की है, वो लाजमी सही ऑप्शन के लिए करेंगे। अब जो वैसे ऑप्शंस ऐड करने होते हैं ना कंपनसेशन के लिए, एक ऑप्शन ठीक होता है, बाकी आप ऐसे वो जगह पूरी करने के लिए ऐड कर रहे होते हैं ना, टू फिल इन द स्पेस, तो वो उसमें तो इतनी मेहनत करके लेंथी ऑप्शन नहीं लिखते। ये मोस्टली ये चीज़ ये चल जाती है, लेकिन हर दफ़ा भी ठीक नहीं होता। अच्छा, विच प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली एम्ड एट एलिमिनेटिंग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय ईयर 2020। तो ये विजन 2020 प्रोग्राम था, राइट टू साइट। इसको वैसे ही एज इट इज़ याद करना आपने। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लाइंडनेस टॉपिक।